हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों चलिए परीक्षा के अंतिम दिनों में कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में 100% आ सकता है दोस्तों, जिनकी आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। आई होप आप सब लोग नोट्स लेके बैठे होंगे दोस्तों, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसलिए आप एक एक प्रश्न को अपने नोट्स में लिखते रहो, नोट करते रहो, ताकि एग्जाम के टाइम आप अच्छी रिवीजन कर सको, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको दोस्तों। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों। इसलिए आपके पास जितना टाइम है ना, जितना टाइम है आपके पास, आप सब अपनी स्टडी को दीजिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए, ताकि आप एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आए ये ना कह सको कि काश थोड़ा और मेहनत कर लिया होता। इसलिए जितनी मेहनत करनी है ना, इतने दिनों में आप कर लीजिए। जितना आपको पढ़ना है, जितना मेहनत करना है, कर लीजिए। आपके पास शेष टाइम अब नहीं है, जितना टाइम है ना, बस यही है। एग्जाम के लास्ट टाइम में आप पूरा रिवीजन कर लीजिए, पूरा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए, जिससे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारी सीरीज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है। वीडियो में आगे बढ़ने दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों हमारी सीरीज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है। ए जिसका कोऑर्डिनेट मेरे दोस्तों 2, -2 और बी जिसका कोऑर्डिनेट है -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हर बार की परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, 4 नंबर में पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों। इसलिए आप इसको अच्छे से सीखिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों, ताकि जब एग्जाम में ये आपके सामने आए तो आपको सोचना ना पड़े कि कैसे ये होगा। पेन उठाइए, आंसर लाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझिए मेरे दोस्तों इसको। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई 2 पॉइंट हैं ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड -7, 4। तो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड को, इन ए और बी को, इस ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई पॉइंट है जो इन्हें 3 बराबर भागों में बांटे। भाई 2 पॉइंट होंगे तभी 3 बराबर भागों में बांटेंगे ना। कोई 2 पॉइंट होंगे जो इन्हें 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो उन पॉइंट के, उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट क्या है, उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, ये आपको बताना है। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि 2 पॉइंट ए और बी हैं, इन्हें मिलाने वाली रेखाखंड को ये 2 पॉइंट पी और क्यू क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर 3 पॉइंट में, अगर 3 बराबर भाग में करना है तो भाई 2 पॉइंट ही होंगे, बीच में 2 पॉइंट होंगे जो इन्हें 3 बराबर भागों में बांटेंगे। वो भाग बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड कर नहीं करता। बस ये आप दिमाग में बिठा लो इतना कि अगर 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, अगर 3 भागों में बांट रहे हैं तो कोई कितने पॉइंट होंगे जी, 2 पॉइंट होंगे जो इन्हें 3 भागों में बांटेंगे। अगर 4 भाग में बांटना होगा तो कितने पॉइंट होंगे, तब अंदर 3 और 3 पॉइंट होंगे। जैसे कि आप साफ देख सकते 3 पॉइंट है ना, 3 भाग है, आप साफ देख सकते 3 भाग है, ए पी, पी क्यू और क्यू बी। क्वेश्चन ने कहा कि भाई तीनों बराबर भाग हैं, समत्रिभाजित, इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में तो 3 इक्वल पार्ट सही है। ए बी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी ऑलरेडी दिया है, आपको बताना है ना कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे और क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, आइए सॉल्व कर लीजिए इसको। आइए हल करते हैं इसको, देखते हैं दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पॉइंट पता है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है 2, -2, बी का कोऑर्डिनेट है -7, 4। बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा, बस और इससे कुछ नहीं लगेगा। देखते हैं दोस्तों, माना ए व बी को, माना ए व बी को मिलाने वाली रेखाखंड को पी व क्यू समत्रिभाजित करते हैं, पी व क्यू समत्रिभाजित करते हैं। दोस्तों हमने क्या किया, हमने मान लिया, जैसा कि फिगर में दिख रहा था ना, हमने उसको मान लिया था कि माना ए व बी को मिलाने वाली रेखाखंड को पी व क्यू समत्रिभाजित करते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। ये ऑलरेडी है तो समत्रिभाजित करता है, ये है। आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, आपको Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये 3, मान लीजिए 3 यूनिट है, जो ए बी लाइन है ना, ये कितनी यूनिट की है, ये 3 यूनिट की है।
मान लिया क्योंकि ने समत्रिभाजित का है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि जो AB है वो 3 यूनिट है, तो P कितने यूनिट बांटेगा भाई, ये P जो है वो किस रेशियो में बांटेगा भाई, ये 1:2 में बांटेगा। कितने रेशियो में बांटेगा भाई, 1:2। भाई एक ही भाग तो ये है और 2 भाग इधर बच रहा है, तो P अगर हम साफ साफ कह दें कि एक लाइन है मेरे दोस्तों कि जो P है वो AB को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, वो 1:2 में डिवाइड करेगा। आप साफ साफ देख सकते हो, समत्रिभाजित भाई 3 बराबर भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग हो गए, 3 यूनिट हो गया ना, समझिए 3 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट है, तो अगर ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट बचेगा, तो अगर हम कहें कि P AB को किस रेशियो में बांटेगा, तो वो 1:2 में डिवाइड करेगा मेरे दोस्तों। ऐसे ही Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 2:1 में डिवाइड करेगा भाई। वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो 2:1 में डिवाइड करेगा। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, हमें ये पता चल रहा है कि जो P है वो AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है और जो Q है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आई होप यहां तक की ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए P के कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। तो अगर हम मान लेंगे कि इनका कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b है, मान लिया इसका कोऑर्डिनेट स्मॉल ए और स्मॉल बी है और इसका कोऑर्डिनेट स्मॉल सी और स्मॉल डी है, तो ए के लिए क्या होगा, पी के कोऑर्डिनेट के लिए मेरे दोस्तों ए बराबर क्या होगा, पी के निर्देशांक के लिए ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा मेरे दोस्तों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा मेरे दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ए बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो बी बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें मेरे दोस्तों। सेक्शन फार्मूला इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना है, p 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो m1 मान लीजिए 1/1 है, x2 कितना है मेरे दोस्तों, -7 है, तो -7 हो गया। दोस्तों देखिए x1 y1 x2 y2, x1 m1 आपका हो गया, m1 हो गया मेरे दोस्तों 1 हो गया, x2 आपका -7 हो गया, और प्लस में m2 कितना है मेरे दोस्तों 2 है, तो x1 कितना है, x1 भी 2 है भाई, और नीचे 1 + 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। a बराबर कितना हो जाएगा 7 × 1 = 7 और 2 × 2 = 4 हो रहा है, और नीचे 3 2 1 कितना हो गया 3 हो गया मेरे दोस्तों। देखते कितना हो जाएगा, -7 + 4 कितना बचेगा, -3/3 यानी कि माइनस का 1। a = कितना आ गया मेरे दोस्तों -1। a बराबर कितना आ गया, a बराबर -1 हो गया, a बराबर -1 हो गया मेरे दोस्तों। ये b की बात कर लेते हैं, b की वैल्यू देखते हैं क्या होगा, b बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों m1 y2, m1 मेरे दोस्तों 1 ही है, y2 कितना है, अच्छे से समझिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। y2 कितना है 4 है, तो 4 रखोगे, m2 कितना है 2 है, y1 कितना है -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर सकते हो, साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे, नीचे 1 + 2 ही रहेगा भाई, m1 + m2, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4 भाई, 4 - 4/3 कितना 0/3, और किसी नंबर से 0 में भाग करेंगे तो आंसर 0 ही आना है, यानी कि आपका ए और बी, पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1, 0, पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया मेरे -1, 0 होगा मेरे दोस्तों। आइए क्यू के कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, ऐसे ही सी बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, सी बराबर भी वही होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, और डी बराबर भी कितना हो जाएगा जी, डी बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद कर लीजिएगा सेक्शन फॉर्मूला। आइए देखते हैं, ये Q के कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भैया, 2:1 में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर। m1 कितना है आपकी बार, m1 2 है मेरे दोस्तों, x2 कितना है, x2 -7 भैया, m1 कितना है आपकी बार, m2 कितना है मेरे दोस्तों 1 है, m2 कितना आपकी बार 1 है, और x1 कितना है, x1 आपका 2 है, नीचे आपकी बार 2 + 1 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा ना, इधर देखिए 7 × 2 = 14 प्लस 2 × 1 = 2/3 -12/3, आप काटोगे तो c बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों -4, c बराबर -4 आ गया मेरे दोस्तों। डी की बातें कर लेते हैं, m1 2 है, y2 4 है, m2 1 है, y1 -2 है भैया, m1 प्लस m2 2 + 1, देखिए क्या हो रहा है आगे, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3, यहाँ पे 6/3 हो रहा है ना, यानी कि 2। डी बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों 2 आ गया, यानी कि क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -4,2 हो जाएगा, -4,2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया -4,2। अतः ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड
को 3 बराबर भागों में समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक कितना होगा? -1,0 होगा और -4,2 होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी मेरे दोस्तों। नोट कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कोई मीनार है जो सीधी खड़ी है धरती पर। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि उस बिंदु से जो मीनार से 15 मीटर की दूरी पर है, वहां से जो उन्नयन कोण बनता है मीनार के शिखर का मेरे दोस्तों, कितना बनता है? वो 60 अंश बनता है। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, आपको मीनार की हाइट बतानी है कि कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से आप सीखिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि कोई मीनार है जो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर दोस्तों एक बिंदु है, जहां से जब मीनार के शिखर को उस बिंदु से देखा जाता है तो उन्नयन कोण उस समय 60 अंश का बनता है। आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। आई होप आपको पूरा प्रश्न समझ में आएगा मेरे दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको कई सारी बातें पता होनी चाहिए, जैसे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है। अगर आपको ये सारी बातें पता हैं तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उन्हें आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में इसको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। जैसे कि पृथ्वी तल मान लीजिए, ये क्या है मेरे दोस्तों? पृथ्वी तल है। अब इसके समांतर अगर हम एक रेखा खींच दें, पृथ्वी तल के समांतर हम रेखा खींच दें मेरे दोस्तों, तो ये रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? क्षैतिज रेखा कहलाती है। यानी पृथ्वी तल के समांतर जाने वाली रेखा क्या होती है मेरे दोस्तों? वो क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? क्षैतिज रेखा होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दृष्टि रेखा की बात करते हैं। दृष्टि रेखा की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब कोई वस्तु अगर ऊपर स्थित है, कहां? क्षैतिज रेखा से ऊपर। कहां स्थित है मेरे दोस्तों? क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है। अगर हम मान लीजिए जमीन पर खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, किसी पेड़ की ऊंचाई को देखना हुआ, किसी मीनार की चोटी को देखना हुआ, तो हम क्या करेंगे? अपनी आंख को ऐसे ऊपर क्यों उठाएंगे ना? अपनी आंख को ऐसे ऊपर क्यों उठाएंगे? क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा से अपनी आंख को ऊपर क्यों उठाएंगे? तो मान लिया ये मीनार है, तो ये मीनार है मेरे दोस्तों, इसकी चोटी को हम देख रहे हैं, तो यहां से ऐसे चोटी को देखेंगे ना। अगर हमको पानी में देखना होगा किसी वस्तु को, यहाँ वस्तु नीचे है पानी में, तो क्षैतिज रेखा से क्या करना होगा? हमें नीचे की ओर देखना होगा। तो आप सीधा समझ सकते हो कि जब किसी वस्तु को व्यक्ति देखता है, जब किसी वस्तु को व्यक्ति देखता है दोस्तों, तो उस वस्तु को तथा व्यक्ति की आंख को मिलाने वाली रेखा जो होती है ना दोस्तों, वो दृष्टि रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है मेरे दोस्तों? वो दृष्टि रेखा कहलाती है। तो यहाँ आपकी दृष्टि रेखा ऊपर है, यहाँ दृष्टि रेखा क्या है? नीचे है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि भैया किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो हमारी आंख से और हमारी आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, वही काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये आप सीख सकते हो कि जब मीनार की चोटी को देख रहे थे तो हम अपनी आंख को ऊपर की ओर उठाए थे, अपनी आंख को कहां उठाए थे? ऊपर की ओर उठाए थे। और जब मछली को देख रहे थे पानी में, तो अपनी आंख को कहां किए थे भैया? नीचे की ओर झुकाए थे ना। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण, जब मीनार की चोटी या ऊपर की वस्तु को देखेंगे जो क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है भैया, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। जब वस्तु ऊपर स्थित होती है, हम अपनी आंख को क्षैतिज रेखा के ऊपर उठाते हैं वस्तु को देखने के लिए, तो वहां पे जो कोण बनता है ना दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य, वो उन्नयन कोण होता है। और जो नीचे बनता है वो क्या होता है? अवनमन कोण होता है। यानी हम नीचे की वस्तु को देख रहे हैं जो क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होगा मेरे दोस्तों? वो अवनमन कोण होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, आइए सॉल्यूशन की तरफ चल लेते हैं इसके क्वेश्चन ने कहा कि कोई मीनार है, तो मान लिया भाई ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जो ए बी है, ए बी है मीनार मेरे दोस्तों, ए बी है मीनार, ए बी मीनार है मेरे दोस्तों जो सीधी खड़ी है। अब इसके पाद बिंदु से यानी कि इससे निचले सिरे से कितनी दूरी पर,
क्वेश्चन ने कहा है 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान ली वो बिंदु क्या है, सी है। मीनार ए भी है, निचले सिरे से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है। अब इससे मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 अंश बनता है। भाई कितना बनता है, 60 अंश। अभी मैंने आपको उन्नयन कोण बताया कि जब नीचे से ऊपर की ओर, क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर वस्तु को देखते हैं, मीनार की चोटी ऊपर होगी ना, तब यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। कितना दिया है, 60 अंश दिया है। आपको ये मीनार की ऊंचाई बतानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आप लिखोगे कि माना मीनार ए बी है, माना मीनार ए बी है, जिसके पाद बिंदु से यानी कि निचले सिरे से 15 मीटर की दूरी पर, इसको आप लिख लो, ऐसे कमेंट आपको देना होता है तो आप दे लोगे आराम से। माना मीनार ए बी, जो आप करोगे फिगर बनाओगे ना वही आपको लिख लेना है। माना मीनार ए बी है, जिसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, 15 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ओके, जितना क्वेश्चन ने कहा था उतना हमने कमेंट में दे दिया भाई। अब आप पूछोगे सर कमेंट लिखना जरूरी है? बिल्कुल, कमेंट लिखना बहुत जरूरी है। आप कमेंट दोगे आप एग्जाम में, उन्नयन कोण 60 अंश है। गलती नहीं करोगे, आपको बार बार बोर्ड नहीं देना है, बोर्ड सब बार बार नहीं देते हैं, या एक ही बार देना है। जितना मेहनत करना है आप इस टाइम, जो गोल्डन टाइम आपका चल रहा है ना, इसी में मेहनत कर लीजिए, ताकि आप बाद में ये ना कर पाओगे और मेहनत कर लिए होते तो ठीक था। आप बाद में मेहनत आप कुछ नहीं कर पाओगे, रिजल्ट आने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो करना है अभी करना है, अभी से स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ और एग्जाम को फाइनल कर दो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो। आप मेहनत करोगे तभी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ताकि बाद में आप बता सको कि हमने आप मेहनत की थी इसलिए हमारे बढ़िया मार्क्स आए। क्लियर है ना? देखते हैं। मान लिया मीनार ए बी है, जिसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है, आपको मीनार की ऊंचाई बतानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 अंश है, नीचे आधार बन रहा है, आपको लंब बताना है। कोण लंब, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण लंब आधार। लंब आधार किसमें होता है भाई? टैन में होता है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में मेरे दोस्तों टैन 60 डिग्री बराबर क्या, लंब यानी कि AB, आधार यानी कि 15, टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। √3 बराबर AB/15। सॉल्व करोगे, AB बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 15√3 मीटर आ जाएगा। कि मीनार की ऊंचाई कितनी है भैया, 15√3 मीटर। कितनी है, 15√3 मीटर है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। द्विघात समीकरण से हर बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, हर बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए दोस्तों। ये विविक्तकर क्या होता है, विविक्तकर क्या होता है मेरे दोस्तों? तो जरा आप त्रिधराचार्य के सूत्र पे नजर डालेंगे तो x बराबर -b + √b² - 4ac/2 होता है ना। इससे आप क्या करते हो, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को आसानी से आप ज्ञात करते हो श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। तो जिसमें ये जो टर्म है ना, b² - 4ac दिख रहा है आपको, b² - 4ac आपका जो टर्म है ना, ये क्या है, यही विविक्तकर है, यही डिस्क्रिमिनेंट है मेरे दोस्तों। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की जो प्रकृति होगी ना, इसी विविक्तकर पर डिपेंड करती है कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। अगर वास्तविक हैं तो क्या समान होंगे या समान नहीं होंगे, किस पे डिपेंड करता है, इसी विविक्तकर पर डिपेंड करता है, इसी डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, कैसे डिपेंड करता है। आइए थोड़ा इस पे नजर डालेंगे आप। D बराबर, अगर मेरे दोस्तों जो आपका विविक्तकर है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ गया, ध्यान दीजिएगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ गया विविक्तकर, तो जो मूल होंगे ना दोस्तों, मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अगर विविक्तकर जो है, विविक्तकर मेरे दोस्तों जो है सॉल्व करने पर अगर विविक्तकर 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ गया, तो जो मूल होंगे ना द्विघात समीकरण के, वो वास्तविक होंगे। थोड़ा सा इसमें तो दो कंडीशन आ रहा है कि अगर भैया बराबर आ गए, अगर भैया बड़ा आ गया,
अगर विविक्तर 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, तो वास्तविक तो होंगे ही और साथ साथ क्या होंगे, असमान होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे मेरे दोस्तों। लेकिन अगर बराबर आ गया, अगर विविक्तर 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, तो वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन मूल तब क्या होंगे, तब समान होंगे। तब क्या होंगे, तब समान होंगे, तब क्या होंगे, तब समान होंगे। आई होप ये बातें समझ में आएंगी। विविक्तर 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होंगे, अगर बड़ा आया है तो वास्तविक तो होंगे, साथ में समान होंगे, लेकिन अगर बराबर आ गए तो वास्तविक के साथ साथ समान होंगे। लेकिन अगर डी विविक्तर 0 से छोटा आ गया तो भैया तो मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, जी बिल्कुल, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, अस्तित्व नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, आई होप समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन ने तो द्विघात समीकरण दिया है कोई 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण दिया है। क्वेश्चन ने 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना, याद रखिएगा हमेशा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तुलना करोगे a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर -4 मिलेगा और c बराबर क्या मिलेगा जी, 3 मिलेगा। विविक्तर की बात करते हैं। विविक्तर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, चलिए चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर 4 गुणे 2 गुणे 3 हो रहा है भाई। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस भाई -4 गुणे -4 प्लस का 16 हो जाएगा। 4 दूनी 8 24 हो रहा है ना, 4 दूनी 8 24 हो रहा है मेरे दोस्तों। 16 में से 24 जाएगा -8 है भैया, विविक्तर तो माइनस में आ गया। d बराबर -8 आया है, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। 0 से क्या है, छोटा है। 0 से क्या है, छोटा है। विविक्तर -8 0 से छोटा है। मूल क्या होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूलों की प्रकृति कैसी है मेरे दोस्तों, मूलों की प्रकृति कैसी है कि मूल जो है वो काल्पनिक है। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, काल्पनिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो बोर्ड परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के जय हिंद जय भारत।